पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं जो इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो गई है। सैलरी जोड़ दो आप, उसके हिसाब से इतनी वेल्थ नहीं बैठती है, लेकिन उसके बाद भी इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेकिन ये सारी चीजें क्वेश्चन तब हो पाएंगी जब मीडिया ये सारे क्वेश्चन लेके आए। लेकिन मीडिया और सुप्रीम कोर्ट वगैरह हर जगह इनका कंट्रोल है। मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इकोनॉमी में पाकिस्तान आर्मी का रोल जो है वो खत्म करना होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर कोई छोटा सा भी एफर्ट होता है तो उसको वहीं पे फेल कर दिया जाता है, उसको वहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसेस ग्लोबली कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं और इनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा आर्मी के जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स को ट्रांसफर होता रहता है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। इनके पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ की जमीन है जो इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली है। हायर अथॉरिटी में कोई भी हो जो भी इनके हिसाब से नहीं चलता उसको ये लात मार के निकाल देता है। पाकिस्तान के अंदर आर्मी की हेल्प से ही पीएम बनता है और जब पीएम बन जाता है तो वो आर्मी चीफ के हिसाब से ही चलता है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड करवाया। लेकिन दिक्कत तब हुई जब जनरल बाजवा का टेन्योर खत्म हो रहा था और जनरल बाजवा अपने हिसाब से ही अपना आर्मी चीफ रखना चाहते थे। वो सैयद असीम मुनीर को अपना आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। लेकिन इमरान खान के सामने भी दिक्कत थी। उनको ये पता था कि अगर सैयद असीम मुनीर आर्मी चीफ बनेंगे तो अगले इलेक्शन में वो उनको सपोर्ट नहीं करने वाले। इसलिए जनरल बाजवा के खिलाफ जाके इमरान खान ने जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने की वकालत करी। इस सबके बीच में जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटा के शरीफ को पीएम बनवा दिया और शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया। और ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये अभी पिछले साल ही हुई हैं और इन सब चीजों की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है और ऊपर से 2022 में फ्लड भी आ गया था। 1/3 पाकिस्तान पूरा डूब गया था। करीब $30 बिलियन के अराउंड नुकसान हुआ था जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट्स हो रहे हैं उसके पीछे भी चाइना ही है। इन्होंने सीपैक पे जब काम रुकवा दिया था तो चाइना थोड़ा सा नाराज हो गया था और चाइना ने सीपैक प्लान में जो पावर प्लांट्स थे उनको बंद करा दिया था क्योंकि पेमेंट का कुछ इश्यू हो गया था। अगर सीपैक पे काम चल रहा होता तो चाइना कभी ऐसा नहीं करता। अब क्योंकि पावर प्लांट की शॉर्टेज है इसलिए बचे हुए पावर प्लांट पे लोड बढ़ गया और पावर कट हो रहा है। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो देश नहीं चल सकता है। अब या तो बाहर से लोन मिले, कोई एड मिले, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई भी नेता आएगा उसकी मजबूरी बन जाएगा सीपैक के ऊपर काम शुरू करवाना। डे बाय डे जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सब्सिडाइज गेहूं लेने के लिए अफरा तफरी मची हुई है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, गेहूं के ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं और इस वजह से काफी जगहों पे भगदड़ मच गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई लोगों की जान तक चली गई है। पिछले साल जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी तो दुनिया भर के अंदर फूड क्राइसिस आ गया था। रशिया और यूक्रेन मिलकर दुनिया भर का 30% वीट सप्लाई कंट्रोल करते हैं। ये क्राइसिस इतना सीरियस था कि इंडिया को भी अपने यहाँ वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ गया था। और अभी भी इंडिया के अंदर ये जो वीट के हाई प्राइसेस हैं ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। लेकिन इंडिया के पास वीट का बफर स्टॉक था जो पाकिस्तान के पास नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है और इनके जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बहुत हालत खराब है उसकी। $3 बिलियन से भी कम पे पहुंच गए हैं और पता नहीं कितने दिन तक ये टिकेंगे। ये बहुत ही कम अमाउंट है। देखिए जब भी आप बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन रुपीस को उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में चेंज करवाते हैं क्योंकि आपको वहां की चीजें खरीदनी होती हैं। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो अपने देश में सारी चीजें प्रोड्यूस करती है। अब जैसे गाड़ियां चलानी है, मशीनरी यूज करनी है तो ऑयल की जरूरत होगी। अगर आपकी कंट्री में ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है तो आपको बाहर से एक्सपोर्ट करना होगा और अगर बाहर से चीजें खरीदनी है तो आपको बाहर की करेंसी की जरूरत होगी। जैसे आप जब किसी देश में जाते हैं तो वहां जाने से पहले अपने पास करेंसी रखते हैं, ऐसे ही कंट्री अपने फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करती है जिसमें वो चीजें रखती है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू होती है, जैसे गोल्ड, US डॉलर, बॉन्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें रखी जाती है। अब इन सब की जगह अगर मान लो कि आप पाकिस्तानी रुपये अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब आप मार्केट में जाके पाकिस्तानी डॉलर दोगे तो वो कहेगा कि इसका मैं क्या करूंगा, ये पाकिस्तान के अलावा कोई लेगा नहीं और पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है वो मेरे किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल और डोंकीज जो है वो बल्क में एक्सपोर्ट होते हैं, तो इसलिए कंट्रीज अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर्स और गोल्ड वगैरह रखती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो, ताकि देश की जरूरतें डेली बेसिस पे पूरी हो सके। आप सुनते होंगे कि इतने दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है तो इसका यही मतलब होता है। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान की हालत एक तो वैसे ही कमजोर थी,